हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आपका सिलेबस क्या है? तो सिलेबस में लिखा हुआ है क्वालिटेटिव आइडिया ओनली। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का क्वालिटेटिव आइडिया मतलब इस चैप्टर में हम बहुत सारे फॉर्मूले डिराइव नहीं करेंगे, उन फॉर्मूलों को समझेंगे और डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। इसके अलावा हमको पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, उसके डिफरेंट पार्ट्स और उनके यूजेस। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं? तो वेव मतलब आप जानते हैं, वेव यानी एनर्जी एंड मोमेंटम का ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम इज कॉल्ड अ वेव। फिर ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्यों कहते हैं? क्योंकि इस वेव में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का ट्रांसपोर्ट होता है। इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक एनर्जी ट्रांसपोर्ट होती है फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, इसलिए इनको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हम जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ेंगे वो होंगी वन डायमेंशनल, प्लेन, प्रोग्रेसिव, हार्मोनिक। हार्मोनिक मतलब इनके मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस में हम साइन या कोसाइन फंक्शन देखेंगे। साइन या कोसाइन फंक्शन का आना बता रहा है कि ये वेव हार्मोनिक है। फिर ये प्रोग्रेसिव है। प्लेन इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका वेव फ्रंट प्लेन है। और वन डायमेंशनल मतलब एनर्जी केवल एक डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रही है। ऐसी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मैंने यहां ड्रॉ कर रखी है। आगे आप पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वैक्यूम में स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जिसको स्मॉल सी से डिनोट करते हैं। तो ये जो वेव मैंने यहां ड्रॉ कर रखी है, ये वेव प्रोपोगेट हो रही है अलोंग एक्स एक्सिस। तो सी वेक्टर दिखा रहा है वेव प्रोपोगेशन का डायरेक्शन। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशंस होते हैं विथ पोजीशन एंड टाइम या विथ स्पेस एंड टाइम। तो इस फिगर में आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वाई की डायरेक्शन में ऑसिलेट हो रही है, वेव प्रोपोगेशन से परपेंडिकुलर वाई डायरेक्शन में। इसको मैंने यहां ब्लैक से दिखाया हुआ है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशंस विथ स्पेस एंड टाइम। और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट होगी जेड डायरेक्शन में, जिसको मैंने रेड से दिखाया हुआ है। तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके ऑसिलेशंस वेव प्रोपोगेशन से परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में होते हैं। आगे आप एक रिलेशन भी पढ़ेंगे बिटवीन सी, ई एंड बी। आपको पढ़ना है C = 1/μ0 E क्रॉस B, यानी E और B का क्रॉस प्रोडक्ट, ये हमको बताता है C की डायरेक्शन। तो ये वेव कौन सी है? यह है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जैसे आप यहाँ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स देखेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वन डायमेंशनल, क्योंकि वेव प्रोपोगेशन हो रहा है सिंगल डायरेक्शन में, केवल एक ही डायरेक्शन में। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मैथमेटिकली इन दो इक्वेशन से एक्सप्रेस किया जाता है। तो यहां साइन का आना बता रहा है कि ये वेव हार्मोनिक है। फिर यहां आप देख रहे हैं एक्स आ रहा है ओमेगा टी में। ओमेगा क्या है? यह है एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2π/T या 2πν। के क्या है? यह है प्रोपोगेशन कांस्टेंट। तो प्रोपोगेशन कांस्टेंट के साथ एक्स का आना बता रहा है कि ये वेव एक्स डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रही है, यानी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन इज एक्स। अब वो पॉजिटिव एक्स में या नेगेटिव एक्स में प्रोपोगेट हो रही है, ये देखने के लिए ओमेगा टी की टर्म देखेंगे और एक्स की टर्म देखेंगे। यदि उनके साइन ऑपोजिट हैं, जैसा यहां देख रहे हैं आप, एक्स की टर्म का साइन नेगेटिव है, टी की टर्म का साइन पॉजिटिव है, तो साइन यदि ऑपोजिट है तो समझ जाना चाहिए कि वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में प्रोपोगेट हो रही है। साइन का आना बता रहा है कि वेव हार्मोनिक है। E0 B0 क्या है? तो E0 इज एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और B0 यह है एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। E क्या बता रहा है? E बता रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पोजीशन x और इंस्टेंट t पर। और B ये बता रहा है पोजीशन x और इंस्टेंट t पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू। तो इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मैथमेटिकली एक्सप्रेस किया जाता है। इसके डिफरेंट फॉर्म्स आप 11th में पढ़ चुके हैं। तो ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो यहां आपको दो प्रॉपर्टीज पता लगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। नंबर एक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जिसको स्मॉल c से डिनोट करते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये ट्रांसवर्स नेचर की वेव्स हैं। ये हम प्रूव नहीं करेंगे, सिर्फ याद रखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसवर्स नेचर की हैं, मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशंस वेव प्रोपोगेशन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं। अब हमको थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़नी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की।
और वो क्यों पढ़नी है, क्योंकि इस चैप्टर में जैसे ही आप उसको रीड करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको दिखता है टॉपिक डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट मैक्सवेल ने क्यों पुटअप किया था, इसको समझने के लिए हमको थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री समझना पड़ेगी। तो सबसे पहले 1820 में 1820 में ऑर्स्टेड नाम के साइंटिस्ट ने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की डिस्कवरी की। उसने बताया कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, इसको कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। उसके बाद 1831 में ऑर्स्टेड से इंस्पायर होकर माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डिस्कवरी की। उसने बताया कि जब कभी मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आता है, मतलब ही वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड से इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप जानते हैं कि ईएमएफ मतलब वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब ईएमएफ का प्रोड्यूस होना बता रहा है कि वर्क डन नॉन जीरो है, और वर्क डन यदि नॉन जीरो है और बात इलेक्ट्रिसिटी की हो रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नॉन जीरो होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ये रिप्रेजेंटेशन करती है फोर्स का। वर्क डन यदि नॉन जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नॉन जीरो होगी। मतलब हम ये कह सकते हैं कि वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। और इसके बाद मैक्सवेल ने सोचा 1864 में, ये ईयर्स आपसे नहीं पूछे जाएंगे, बस एक इंफॉर्मेशन के लिए आपको बता रहे हैं कि 1864 में मैक्सवेल ने सोचा कि यदि वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है तो क्या वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। ये मैक्सवेल ने सोचा। एक्चुअली वो कर रहा था एक एक्सपेरिमेंट। उसने लिया एक कैपेसिटर और कैपेसिटर में पास किया टाइम वेरिंग करंट, और उस कैपेसिटर के आउटसाइड किसी पॉइंट पर एम्पियर का सर्क्यूटल लॉ यूज करके, और वो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहा था। एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ से किसी कैपेसिटर के आउटसाइड पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड वो फाइंड कर रहा था। उसने देखा कि एम्पियर का सर्क्यूटल लॉ ये इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है। इसको हम अभी डिटेल में समझेंगे। और इस इनकंसिस्टेंसी को दूर करने के लिए उसने पुटअप किया कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। ये करंट जो ऑलरेडी आपने पढ़ा है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में करंट उससे अलग है। वहां आपने पढ़ा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल किसी कंडक्टर में यदि करंट फ्लो हो रहा है तो वो होता है ड्यू टू फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो चार्ज पार्टिकल के फ्लो से जो प्रोड्यूस होता है वो है कंडक्शन करंट। ये करंट उससे कुछ अलग करंट है। और डिस्प्लेसमेंट करंट के कॉन्सेप्ट से एम्पियर सर्किटल लॉ की जो इनकंसिस्टेंसी थी वो रिमूव हो गई, यानी मैक्सवेल ने इसे मॉडिफाई कर लिया। और अब हम यूज करते हैं मॉडिफाइड एम्पियर्स सर्किटल लॉ। और फिर उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को कंप्लीटली समझने के लिए मैक्सवेल ने अपनी कुछ इक्वेशंस पुटअप की। उनको कहते हैं बेसिक इक्वेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को समझने के लिए जो इक्वेशंस उसने पुटअप की वो अलग कुछ नहीं थी। क्या क्या था उसमें? उसमें था गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, फिर फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लॉ, मॉडिफाइड एम्पियर सर्क्यूटल लॉ और लॉरेंज फोर्स का फॉर्मूला। और ये जो 5 चीजें हैं इनसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को कंप्लीटली समझ सकते हैं। तो फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की जब ये इक्वेशंस पुटअप हुई तब उसने फिर प्रिडिक्ट किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की उन इक्वेशंस के बेसिस पर उसने प्रिडिक्ट किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एग्जिस्टेंस। उसने बताया कि नई तरह की वेव्स भी होती हैं, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की डिस्कवरी मैक्सवेल ने की। किस तरह? डिस्प्लेसमेंट करंट के कॉन्सेप्ट को पुटअप करके। और फिर उसके बाद जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का प्रिडिक्शन हो गया, उसके बाद 1865 में प्रिडिक्शन हुआ था। और उसके बाद 1885 में हर्ट्ज ने इन वेव्स को एक्सपेरिमेंटली डिमॉन्स्ट्रेट भी कर दिया। और उसके बाद मार्कोनी ने कुछ डिस्टेंस तक इनको प्रोपोगेट भी करके बता दिया। और उसके बाद रिवॉल्यूशन आया कम्युनिकेशन में। तो ये छोटी सी हिस्ट्री है। एक्चुअली मैं आपको बताना ये चाह रहा था कि डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट क्यों दिया गया। तो
तो अभी तो ये याद रखें कि एम्पियर सर्किटल लॉ की इनकंसिस्टेंसी रिमूव करने के लिए डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट पुटअप किया। अब इसको हमको सबसे पहले समझना है और फिर हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि जिस तरह वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, उसी तरह वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। और इस तरह ये दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड यदि दोनों वेरिंग हैं तो एक दूसरे के सोर्सेस बन सकते हैं। यानी वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड और वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और यही होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। ये दोनों एक दूसरे के सोर्सेस बनते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी आगे प्रोपोगेट होती चली जाती है। तो अब हमको सबसे पहले समझना है डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या वो इनकंसिस्टेंसी थी एम्पियर के सर्किटल लॉ में, और डिस्प्लेसमेंट करंट के कॉन्सेप्ट से वो इनकंसिस्टेंसी किस तरह से रिमूव हुई, या किस तरह से हमारे सामने आया मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ, इसको हम समझेंगे अब। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि एम्पियर सर्किटल लॉ में किस तरह की इनकंसिस्टेंसी है और डिस्प्लेसमेंट करंट के कॉन्सेप्ट से ये इनकंसिस्टेंसी किस तरह रिमूव होती है। तो पहले समझते हैं एम्पियर्स सर्किटल लॉ। तो मैथमेटिकली ये है एम्पियर्स सर्किटल लॉ। आप जानते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट थ्रेडिंग अ सरफेस बाउंडेड बाय द लूप। यह है एम्पियर्स सर्किटल लॉ। और मैक्सवेल ने एम्पियर सर्किटल लॉ से किसी कैपेसिटर के आउटसाइड पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया। जैसे यहां मैंने दिखा रखा है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और इसमें पास कर रहे हैं हम टाइम वेरिंग करंट। हमको P पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है बाय यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। तो हमको P से पास होने वाला एक एम्पीरियन लूप सपोज करना पड़ेगा। तो हमने इमेजिन किया यहां R रेडियस का एक प्लेन सर्कुलर लूप, और प्लेन ऑफ लूप इस वायर से परपेंडिकुलर है और सिमेट्रिक है हर पॉइंट इस लूप पर का इस वायर से, मतलब इक्विडिस्टेंट है। तो P पर यदि आपको फील्ड चाहिए तो सिमेट्री की वजह से हर पॉइंट पर इस लूप के फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। और उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, तो आप राइट हैंड रूल से सोच सकते हैं हर पॉइंट पर फील्ड होगी टेंजेंट की डायरेक्शन में, यानी DL और B इनके बीच एंगल होगा 0। यानी इस लूप के हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है, और B और DL के बीच एंगल 0 होने से हम इसे ओपन करेंगे BDL cos थीटा हो जाएगा 1, और B कांस्टेंट हो जाएगा। तो इंटीग्रल से बाहर आकर हमको इंटीग्रेट करना होगा DL को, और DL इंटीग्रेट होकर ये इसका पेरीमीटर बन जाएगा 2πr। यानी इस केस में केस 1 में एम्पियर्स सर्किटल लॉ का LHS हो गया B इंटू 2πr। अब RHS में क्या आएगा, म्यू नॉट टाइम्स द करंट थ्रेडिंग द सरफेस बाउंडेड बाय द लूप। इस लूप ने जो सरफेस बाउंड की है वो ये है, सर्कुलर जो सरफेस दिखाई दे रही है, इसको थ्रेड करने वाला करंट कितना है IT, जो एंटर भी हो रहा है और एग्जिट भी हो रहा है। तो IT यहां हमको लिख लेना पड़ेगा, और इसमें से हम B को वर्कआउट कर लेंगे। B बराबर होगा म्यू नॉट IT अपॉन 2πr। तो ये मैग्नेटिक फील्ड हमको मिली एट पॉइंट P। अब केस 2 में हमारा एम्पीरियन लूप फिर से सेम है, पेरीमीटर सेम है, पर अब हमारी सरफेस ये है। इस सरफेस का कुछ पार्ट प्लेट्स के बीच में है और कुछ है बाहर, और फिर से हमको P पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो जब हम फिर से एम्पियर सर्किटल लॉ लगाएंगे तो सिमेट्री की वजह से इस लूप के हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन होगी टेंजेंट की डायरेक्शन में। तो फिर से BDL cos थीटा में cos थीटा 1 हो जाएगा, B कांस्टेंट है बाहर आएगा, इंटीग्रेट होगा DL जो फिर से हो जाएगा 2πr। यानी केस 2 में भी एम्पियर सर्किटल लॉ का LHS तो अभी भी रहेगा B इंटू 2πr, पर RHS में क्या होगा, म्यू नॉट टाइम्स करंट थ्रेडिंग द सरफेस बाउंडेड बाय द लूप। सरफेस हमारी ये है, तो इसमें करंट एंटर तो हो रहा है पर बाहर नहीं निकल रहा है। तो हम बोलेंगे इसको करंट थ्रेड नहीं कर रहा है, यानी यहां आएगा 0, यानी मैग्नेटिक फील्ड आती है 0। तो हमने देखा कि सेम लॉ लगाकर अलग अलग केसेस में सेम पॉइंट पर फील्ड हमको अलग अलग मिल रही है। इसका मतलब
एम्पियर के सर्किटल लॉ में कुछ करेक्शन की जरूरत है, इसमें मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। कोई मिसिंग टर्म है इस एम्पियर सर्किटल लॉ में, और इसी को मॉडिफाई किया मैक्सवेल ने एम्पियर के सर्किटल लॉ का मॉडिफाइड फॉर्म इस तरह का लिखा, मॉडिफाइड एम्पियर्स सर्किटल लॉ, एम्पियर्स सर्किटल लॉ। ये मॉडिफाइड है, मैक्सवेल ने ये मॉडिफिकेशन किया। उसने बोला कि इस इक्वेशन का LHS तो सेम रहेगा, यानी लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ क्लोज लूप, पर RHS में न केवल म्यू नॉट आई आएगा बल्कि म्यू नॉट इंटू एप्सिलन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी भी अपीयर होगा। इसमें ये जो टर्म लिखी हुई है एप्सिलन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी, ये कहलाता है डिस्प्लेसमेंट करंट। यानी RHS में हमको I भी लेना है, कंडक्शन करंट भी और डिस्प्लेसमेंट करंट भी। कंडक्शन करंट कौन सा होता है? जो चार्ज पार्टिकल के फ्लो की वजह से प्रोड्यूस होता है। जैसे इस वायर में कौन सा करंट है, तो इसमें है कंडक्शन करंट। और डिस्प्लेसमेंट करंट कब प्रोड्यूस होगा? जब फ्लक्स में चेंज आएगा, डी फाई ई अपॉन डी टी, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो फ्लक्स कभी चेंज होगा तब डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस होता है। फॉर एग्जाम्पल इस केस में यदि हम देखेंगे तो बाहर ये कौन सा करंट है, ये है कंडक्शन करंट, ये है कंडक्शन करंट, और कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच यहां जो करंट प्रोड्यूस होगा वो होगा डिस्प्लेसमेंट करंट। और ये करंट क्यों प्रोड्यूस हो रहा है? क्योंकि प्लेट्स के बीच फील्ड टाइम के साथ वेरी हो रही है, क्योंकि हमने टाइम वेरिंग करंट इसमें पास किया है। तो प्लेट्स पर डिपॉजिट होने वाले जो चार्जेस होंगे ये भी टाइम के साथ चेंज होंगे, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड और इसलिए फ्लक्स टाइम के साथ चेंज होगा, तो प्लेट्स के बीच प्रोड्यूस हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट करंट। तो आपको कई ऐसे रीजन्स मिल जाएंगे, कई सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ऐसा रीजन मिल सकता है जहां केवल कंडक्शन करंट हो, ऐसा भी रीजन हो सकता है जहां केवल डिस्प्लेसमेंट करंट हो, या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों प्रेजेंट हो, जैसा कि इसमें हो रहा है। यहां कंडक्शन करंट है सरफेस के बाहर, और यहां अंदर यहां पर मौजूद है डिस्प्लेसमेंट करंट। अब ये करंट डिसकंटिन्यूअस है, यह बाहर है कंडक्शन और प्लेट्स के अंदर है डिस्प्लेसमेंट। तो इंडिविजुअली तो ये दोनों करंट्स डिसकंटिन्यूअस हैं, पर इनका सम जितना आउटसाइड है उतना ही इनसाइड है। अब आउटसाइड केवल कंडक्शन है, डिस्प्लेसमेंट जीरो है, और अंदर केवल डिस्प्लेसमेंट है, कंडक्शन जीरो है। इन अदर वर्ड्स ये जो करंट होता है कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट, दोनों के मैग्नीट्यूड्स सेम होते हैं, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होते हैं। इसलिए यहां पर हमको IT लिख देना चाहिए। बाहर IT है, अंदर डिस्प्लेसमेंट करंट है, और उसका मैग्नीट्यूड इसी के बराबर है। यानी यहां फिर हम IT लिख देंगे, IT लिख देने से हमको फिर से B का वैल्यू यही मिल जाएगा। इस तरह ये इनकंसिस्टेंसी दूर हो गई। ये मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ अब हम यूज किया करेंगे जब कभी हमको क्या चाहिए होगा, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ क्लोज लूप। तो न केवल कंडक्शन बल्कि हमको इस इक्वेशन में शामिल करना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट करंट। तो यानी ये है मिसिंग टर्म, और इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। ये कहलाता है डिस्प्लेसमेंट करंट। अब इसका आप फॉर्मूला डिराइव भी कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट करंट कितना होता है इसको याद कर लें, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। और ये भी याद रखें कि कंडक्शन और डिस्प्लेसमेंट करंट्स यदि दोनों मौजूद हैं, दोनों प्रेजेंट हैं, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहता है। तो एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी इज डिस्प्लेसमेंट करंट। अब इसी केस में हम इसको डिराइव करते हैं। प्लेट्स के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ET। क्यों? क्योंकि टाइम वेरिंग करंट है, ये चार्जेस भी टाइम वेरिंग हैं जो प्लेट्स पर डिपॉजिट हो रहे हैं, यानी प्लेट्स के बीच जो फील्ड होगी वो भी टाइम वेरिंग होगी। तो ET कितना होगा, आप फॉर्मूला जानते हैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा होता है Q/A। तो QT यानी इंस्टेंट T पर का चार्ज, जब हमको इंस्टेंट T पर की फील्ड चाहिए तो इंस्टेंट T पर का चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया, ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंस्टेंट T पर।
फिर इस ए को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ए इंटू ई टी कर दें, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा फ्लक्स। कौन सा फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इज इक्वल टू कितना हो गया ये, क्यू टी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इसको हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी फाई ई, इसे हमने लिख लिया फाई ई, तो क्यू टी हमको मिल गया, क्यू टी इज इक्वल टू हो गया एप्सिलॉन नॉट इंटू फाई ई। अब आई टी कितना होगा, आई टी होगा डी क्यू टी अपॉन डी टी। और ये क्या है, ये है कंडक्शन करंट, ये है कंडक्शन करंट। और आप देखेंगे कि ये डिस्प्लेसमेंट करंट के भी बराबर हो गया, क्योंकि इसकी भी वैल्यू ये ही निकल कर आने वाली है। तो आप चाहें तो इसको आई लिखें या आई टी लिखें, तो आई टी बराबर डी क्यू टी अपॉन डी टी, और ये होगा डी डी टी एप्सिलॉन नॉट इंटू फाई ई, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट बाहर, अंदर बचेगा डी फाई ई अपॉन डी टी। और ये कहलाता है डिस्प्लेसमेंट करंट, और इसका मैग्नीट्यूड कंडक्शन करंट के बराबर होता है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट पर अब बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे और फिर इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। तो ये है डिस्प्लेसमेंट करंट, इसे बहुत अच्छे से याद रखें, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। इसकी वैल्यू तो आपको पता ही है, 8.854 इंटू 10⁻⁻12, और इसकी यूनिट क्या होती है, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो अब एक प्रॉब्लम करेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट पर। A parallel plate capacitor with plate area A and separation D between the plates is charged by a constant current I. Consider a plane surface of area A/4 parallel to the plates and drawn symmetrically between the plates. Calculate displacement current through this area. यह है डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। प्लेट एरिया A है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स यदि D है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच, तो वो होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा मतलब Q बाई ए, किसी इंस्टेंट पर यदि चार्ज किस प्लेट पर है Q, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, ये होगी फील्ड। तो फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स कैसे निकालेंगे, ई ए कॉस थीटा के फॉर्मूले से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, फिर यहां आएगा वो एरिया जो हमने प्लेस किया है, क्या लिखा है, कंसिडर अ प्लेन सरफेस ऑफ एरिया A/4, तो यहां आएगा A/4। ये सरफेस एरिया वाली प्लेट हमने कहीं बीच में रखी है, पैरेलल टू द प्लेट्स एंड ड्रॉन सिमेट्रिकली बिटवीन द प्लेट्स, तो थीटा 0 हो जाएगा, cos 0 इज 1, ये कैंसिल आउट होकर Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया इंस्टेंटेनियस फ्लक्स। और इसको यहां सब्सटीट्यूट करना है, तो आई डी इज इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू डी डी टी ऑफ क्यू 4 एप्सिलॉन नॉट। तो 4 एप्सिलॉन नॉट ये बाहर जाकर ये बनेगा डी क्यू अपॉन डी टी, ये 4 कांस्टेंट है, ये भी बाहर, एप्सिलॉन नॉट कैंसिल होगा, तो ये होगा 1/4 डी क्यू अपॉन डी टी, और डी क्यू बाई डी टी आई के बराबर है, यानी आंसर आ गया हमारा I/4 के बराबर। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ प्लेट एरिया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड प्लेट सेपरेशन 3 mm is charged initially to 80 microcoulomb. Due to a radioactive source nearby, the medium between the plates gets slightly conducting and the plate loses charge initially at the rate of 1.5 into 10⁻⁻8 coulomb per second. What is the magnitude and direction of displacement current? What is the magnetic field between the plates? तो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और किसी नियर बाय रेडियो एक्टिव सोर्स की वजह से इन प्लेट्स पर के चार्जेस लीक होने लगे। ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, तो ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव प्लेट की तरफ फ्लो होने लगेगा और नेगेटिव चार्जेस पॉजिटिव प्लेट की तरफ, और इन चार्जेस के फ्लो से प्लेट्स के बीच प्रोड्यूस होगा कंडक्शन करंट। और क्योंकि चार्जेस डिक्रीज हो रहे हैं, तो फील्ड के चेंज होने की वजह से प्लेट्स के बीच डिस्प्लेसमेंट करंट भी होगा। अब डिस्प्लेसमेंट करंट कितना होगा, कंडक्शन करंट तो इतना ही होगा, क्योंकि इसी रेट से चार्ज लीक हो रहा है, लूज हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट करंट फाइंड करने के लिए एप्सिलॉन नॉट, यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी।
तो एप्सिलॉन नॉट डी डी टी फाई ई कितना होगा, ई ए के बराबर, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, तो ये ए कैंसिल आउट, एप्सिलॉन नॉट बाहर जाएगा और इसके साथ कैंसिल होकर क्या बचेगा, डी क्यू अपॉन डी टी, यानी डिस्प्लेसमेंट करंट है 1.5 इंटू 10⁻⁻⁸ कूलम, क्योंकि इसी रेट से चार्ज लूज हो रहा है। तो ये आ गया डिस्प्लेसमेंट करंट। अब कंडक्शन करंट से ऑपोजिट होगा ये डिस्प्लेसमेंट करंट। ये कैसे जस्टिफाई होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में तो कंडक्शन करंट्स फ्लो होंगे, पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है फील्ड की डायरेक्शन में तो करंट इधर कंस्टिट्यूट होगा, नेगेटिव इधर जा रहा है ना फील्ड की डायरेक्शन में, कंडक्शन करंट, और डिस्प्लेसमेंट करंट इससे ऑपोजिट होगा। रीजन उसका क्या है, डी क्यू अपॉन डी टी ये है लेस देन 0, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है चार्ज, तो डिस्प्लेसमेंट करंट होगा तो मैग्नीट्यूड में सेम, कि कंडक्शन करंट भी इतना ही होगा, 1.5 इंटू 10⁻⁻⁸ कूलम पर सेकेंड, यानी एम्पियर। इसी रेट से डिक्रीज हो रहा है क्योंकि चार्ज, तो ये होगा कंडक्शन करंट, और इतना ही हुआ है डिस्प्लेसमेंट करंट, पर दोनों की डायरेक्शंस ऑपोजिट होंगी। तो डिस्प्लेसमेंट करंट कितना होगा ये पूछा है, तो ये होगा, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड से ऑपोजिट। कंडक्शन करंट यदि इधर फ्लो हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट करंट इधर फ्लो होगा, ये होगी आईडी की डायरेक्शन, यानी आईडी होगा ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिस्प्लेसमेंट करंट होगा। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, तो नेट करंट क्योंकि 0 हो जाएगा, दोनों करंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं यहाँ बिटवीन द प्लेट्स, इक्वल मैग्नीट्यूड के ऑपोजिट डायरेक्शंस में है, नेट करंट 0 होने से मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स 0 हो जाएगी। तो ये इस क्वेश्चन के आंसर्स होंगे।